अब बात करेंगे आतंक का दंश झेल रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस की एक बड़ी साजिश का खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। आईएसआईएस के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी फरातुल्ला के भारत को लेकर खौफनाक मंसूबों का पूरा आतंकी चिट्ठा मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उन्हें आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई के इशारे पर अल हिंद का रिक्रूटमेंट सेल चलाया जा रहा था। आईटी सेल के जरिए हिंदुस्तान में आतंकवाद की भर्ती हो रही थी। तो किस तरह से आईटी सेल के जरिए हिंदुस्तान में आतंक की भर्ती हो रही थी और कैसे अल हिंद ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कैसे इस पर खुफिया एजेंसियों ने इसका पर्दाफाश किया है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। देश की खुफिया एजेंसियों का अल हिंद टेरर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासे के साथ एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई हिंदुस्तान में आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एक पूरी तरीके से बड़ी साजिश रच चुका है। किस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से उनको आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम कर हिंदुस्तान के पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है जो खास तौर से जिहाद की तरफ लगातार मोटिव होते जा रहे हैं या उस तरफ मुड़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश की खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें अल हिंद को लेकर, जो कि एक टेरर मॉड्यूल में किस तरीके से आईएसआई जो है वो आईएसआईएस को किस तरीके से बरगला रहा है और कैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टार्ट करने जा रहा है और पूरी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट इसको करने की कोशिश है। खुफिया रिपोर्ट की हम माने तो देश की खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि हिंदुस्तान में कई तरीके के टेलीग्राफ से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और हर एक ग्रुप में टेलीग्राफ ग्रुप की अगर हम बात करें तो 1200 से लेके 1300 इसमें लोगों को जोड़ा जाता है। हर तरीके की एक लिंक तैयार की जाती है, उसके बाद इस वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठा फरतुल्ला गौरी, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, वो उसके जिम्मे ये दिया गया है ये काम। और आईएसआई के गोद में बैठा फरतुल्ला गौरी लगातार हिंदुस्तान को लेकर अपने मंसूबे जो है वो साफ कर चुका है, जिसमें फरतुल्ला गौरी जो है वो लगातार हिंदुस्तान के नौजवानों को इस्लाम की तरफ मोटिवेट करके और बरगलाने के साथ साथ हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने के लिए लगातार कोशिश में है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है, देश की खुफिया एजेंसियों की सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में ये भी साफ है कि किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया है, टेलीग्राफ ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया है। और हम आपको जो स्क्रीन पे जो आप स्टोरी जो लिंक देखेंगे, उस लिंक से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ के मुसलमान जो नौजवान है उनको बरगलाया जा रहा है और लगातार जो बुलडोजर एक्शन हो या फिर बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो और इसके अलावा तमाम अलग अलग मॉड्यूल के जरिए जो है फरतुल्ला गौरी लगातार हिंदुस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और खुफिया एजेंसियों ने जो ये रिपोर्ट जो तैयार की है, ये पूरे कंटेंट और ये व्हाट्सएप ग्रुप को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के मंसूबों के साथ तैयार है फरतुल्ला गौरी और कैसे वो हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और कैसे इस्लाम के नाम पर यहाँ के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राफ ग्रुप है, इसका काम हो जाने के बाद इस टेलीग्राफ ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर से नए टेलीग्राफ और नए व्हाट्सएप ग्रुप को किया जाता है एस्टैब्लिश। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जावेद हुसैन भी जुड़ गए हैं।
मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे पूर्व निदेशक भारतीय वायुसेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी और समझना चाहेंगे कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन का सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया और ISI का ये अल हिंद ऑपरेशन है क्या? जी देखिए, ये अल हिंद ऑपरेशन जो हिंदुस्तान के लिए है और लगातार 2023 से जो देश की सेंट्रल एजेंसीज के अलावा जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ISIS मॉड्यूल एक बार हिंदुस्तान में अपने पैर को पसारने के लिए एक बार फिर से अपने नेटवर्क को एक्टिव कर रहा है और 2023 में ISIS का वांटेड यानी कि पुणे मॉड्यूल में शहनवाज और इसके अलावा रिजवान की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ISI का कनेक्शन आया था और ये जो कनेक्शन है एक बहुत लंबा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अल हिंद को लेकर एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवानों का जो रूरल एरिया में रहते हैं या वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर उनको लगातार जिहाद के नाम पर रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ISI पाकिस्तान में बैठकर इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान के अपने स्लीपर सेल और जो उनके हैंडलर्स हैं उनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि इन सब का जो मास्टरमाइंड है और इस पूरे ब्रेन वॉश की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें टेलीग्राफ ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और हैरानी की सबसे बड़ी बात यह कि हर एक टेलीग्राफ और व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव और इसके लिंक को शेयर करने के बाद इस ग्रुप को बंद कर दिया जाता है और इन सब की जिम्मेदारी ISI ने दिया है फरतुल्ला गौरी को, जिसका अभी हाल में ही 6 से 7 दिन पहले एक 12 मिनट का वीडियो सामने आया था जिसको एजेंसीज की नजर के सामने आया था, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में कैसे रेलवे ट्रैक जो है उसको ब्लास्ट किया जाएगा और उससे पूरे हिंदुस्तान के नेटवर्क को तोड़ने की बात की जा रही है। इसके साथ इस वीडियो में इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है उसका जिक्र किया गया है, बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री उनकी तस्वीरों का जिक्र है। मतलब लगातार जो है ISI ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को एक्टिव किया जाए। तो इसमें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 12 से 1300 को लोगों को जोड़ा जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में 12 से 1100 लोगों को। और सबसे बड़ी बात है अनन्या की हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश है ISI को, यानी कि मुसलमान नौजवानों को बरगला के उनको वीडियो दिखा के, पहले जो वीडियो होता था उसमें 2002 के दंगों को, उसमें मुसलमानों को बाकी कैसे लड़ाई की जो तस्वीरें वीडियो वो दिखाया जाता था। हेट स्पीच फरतुल्ला गौरी ने 2023 में भी रिलीज किया था। लेकिन अब रेडिकलाइजेशन के लिए जो है वो वीडियो में आपको इजराइल फिलिस्तीन बुलडोजर एक्शन जो कि कई स्टेट में होता है एक्शन को लेकर कोर्ट के आदेश पे, उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, मतलब हिंदू की आस्थाओं को और मुसलमान की आस्थाओं को जो पूरी तरीके से रेडिकलाइज करने के लिए इसमें 400 से 500 ग्रुप बने हुए हैं लोगों का, मतलब हर तरह के अलग अलग ग्रुप है अनन्या। तो इस तरीके से ISI जो इस पूरी जिम्मेदारी जो है उसने फरतुल्ला गौरी को दे रखा, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट 20 वांटेड में से शामिल है। और अब ये जो नेटवर्क पूरा सामने आया और देश की जो हमारी खुफिया एजेंसी है, जब उन्होंने इस पूरी जो ये इनपुट जो है जब उनके सामने आया तो उसके बाद से वो अलर्ट हो गई है, क्योंकि लगातार हाल ही के दिनों में जो अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिंदुस्तान में अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेकिन राजन कोचर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि किस तरह से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किस तरह से इसे पूरी तरह से नाकाम किया जाए, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जावेद ने बताया कि टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें गरीब मुस्लिम लड़कों को जोड़ा जा रहा है, बाकायदा बरगलाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसका जवाब मैं संक्षेप में ये देना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट का जो इसको खत्म करने से पहले हमको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि ये क्या मूवमेंट है और इसका एंड स्टेट क्या है, वो क्या चाहते हैं इसको एंड स्टेट पे लेके जाना। गज़वा-ए-हिंद एक मूवमेंट है जहां से ये इसका जेनेसिस शुरू होता है। और ये क्या है गज़वा-ए-हिंद?
ये गजवा हिंद एक सोच है ये पाकिस्तानियों की और आईएसआई की कि एक फाइनल डिसाइसिव वॉर भारत के साथ करना, बिकॉज एंड में वो ये चाहते हैं कि एक आर या पार की लड़ाई हो भारत के साथ, और उस लड़ाई की तैयारी के लिए इस टाइप के स्प्लिटर ग्रुप हम देखते हैं टाइम टाइम पे इनके नाम बदली होते रहते हैं, पर इनका मकसद एक ही है। अब जो इसका जो मास्टरमाइंड है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो ये आपका यो फरतुल्ला गौरी है, ये पाकिस्तान में रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर 2 दिन पहले जेक सलिवन ने, जो अमेरिका के एनएसए हैं, एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं आपकी उस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे से सवाल किया है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको खत्म करने की। अमेरिका से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान एक गढ़ है टेररिज्म का, और हमको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका ये बोल रहा है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर किया? और अगर हमारे पास इतनी पुख्ता जानकारी है, सीआईए के पास है और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, हमारा एनआईए के पास भी डोजियर है इस आदमी के, जो फरतुल्ला है ये गौरी, तो अभी तक इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इसका डोजियर यूनाइटेड नेशंस में उस क्यों नहीं पुख्ता किया गया? और पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर है इसको आइडेंटिफाई करना और इसको जेल में भेजना? अगर पाकिस्तान बोलता है कि वो टेररिज्म को साथ नहीं देता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो टेररिज्म की लड़ाई है, ये भारत अकेले नहीं लड़ सकता है। पहली चीज, तो भारत को यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएन की और बाकी देशों की इस सहायता लेनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है, क्योंकि पाकिस्तान सीधी बात से तो सुनने वाला नहीं है। और अगर हमने कितनी बार इनको हमने डोजियर दिए हैं और जो उसका कोई असर नहीं होता है, तो इसीलिए इसको मैं ये मानता हूँ कि 2 स्ट्रैटेजी इस पे लगनी चाहिए। एक है आपकी एक्सटर्नल, हम अपनी फॉरेन अफेयर्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए कितना दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा हमारा इंटरनल, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी का सहारा हमको लेना पड़ेगा। जितने भी आपके इंस्टाग्राम है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके टेलीग्राम है, तो इनको हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। और खास तौर पे उन स्टेट्स पे, कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका, केरला, ये 5 स्टेट्स का मैं अभी नाम ले रहा हूँ। और भी स्टेट्स हैं कुछ, उत्तर प्रदेश भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अभी हमारे पास, एनआईए के पास और ईडी के पास जानकारी है कि इन स्टेट्स में ये स्लीपर सेल आज मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये जानकारी है तो हमको कौन रोक रहा है इन स्लीपर सेल के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए? जितनी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं हमको उनको अलग कर देना चाहिए, और हमको एकजुट होके, बिकॉज इसमें लोकल इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस तीनों का एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है। और जब तक ये हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ये एक सिंगल ग्रिड पे नहीं आएगा, और जो आपको सेंटर से जानकारी मिलती है स्टेट्स को पास होती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, और हमारा एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसका फायदा ये टेररिस्ट उठाते हैं। और दूसरा हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो इतने सालों में आपकी सुनवाई होती है और केस चलता रहता है। तो इन सब लोगों को पता है कि हमारी
इंटरनल वीकनेसेस कहाँ हैं, हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर में है और एक हमारा लीगल सिस्टम में है। ठीक है। जब तक हम इन दोनों सिस्टम्स को लाइन पे नहीं ले आएंगे, अनफॉर्चुनेटली हम चैनल्स में आके टाइम पे टाइम इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे। डॉक्टर टीके पांडे, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अगर इस तरह के स्लीपर सेल तमाम राज्यों में हैं और इसके पीछे लगातार साजिशें रची जा रही हैं, जो हम टेलीग्राम के ग्रुप्स देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं जिसमें गरीब मुसलमान लड़कों को जोड़ा जा रहा है और बाकायदा उनके ज़रिए साजिशें रची जा रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आप ये मानते हैं? और अगर इस तरह के स्लीपर सेल तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्या हमें अपने इंटरनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? और इसके ज़रिए पाकिस्तान पर अगर दबाव बनाया भी जाता है तो क्या उसका कोई असर होता हुआ दिखेगा? देखिए, बहुत ही पेचीदा जो है ये कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि मुख्य प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप जो आईटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमें ये देखना होगा कि हम अवेयरनेस जो है बच्चों के बीच में कैसे इंप्रूव करें। नंबर वन, उससे भी खास बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं इस लड़ाई में। अगर हमने बहुत शुरू से पर ध्यान दिया होता शायद स्थिति जो बद से बदतर हो गई वो नहीं होती। लेकिन अब सवाल यह है कि सामने तो हमारे ये सब चुनौतियां हैं, इनका सामना हमें करना ही होगा। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि हम अपने आईटी सेल्स को, जो साइबर सिक्योरिटी आईटी सेल हैं, वो देखें कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे एक्टिव हैं उनको पकड़ा जाए, उनके पर रोक लगा जाए, लीगली उनको जो है प्रोहिबिट किया जाए कि वो ऐसा काम करें। लेकिन जब तक आप सजा नहीं करेंगे, आप उनको पकड़ेंगे नहीं, तब तक ये रुकना मुश्किल है, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा आ जाएगा। जिसका कि जिक्र अभी कोचर साहब ने भी किया कि वो नाम बदलते रहेंगे लेकिन वो जो कार्रवाई वो चलती रहेगी। तो जरूरत ये है कि पाकिस्तान पर रोक, पाकिस्तान के रोक की, और बहुत ज्यादा डीपली जाकर आप स्लीपर सेल का पता भी नहीं लगा सकते। नहीं, देखिए हमारे पास एजेंसीज हैं जो कि अगर मॉनिटर करते हैं कम्युनिकेशंस को, लेकिन हमारे पास कई दोनों के बीच में एक सामंजस्य क्रिएट करना होगा, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आप जो प्राइवेसी का जो एलिमेंट है, जो कि बहुत इस समय पूरे वर्ल्ड में हल्ला फैलावा कि भाई हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, जो आईटी नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक प्राइवेसी की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते रहते हैं। तो वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप चाइना का उदाहरण लीजिए, चाइना में गूगल मैप की जो एक्सेस नहीं है, वो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि भाई हम जो चाहेंगे, हम हमारी जो नीतियां हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम डिफाइन और उसको स्टिक करें। जहां तक बात है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एंटर करके और उनको दबाव डालने की, अब ओआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आपने निश्चित रूप से एक टिल्ट अपनी तरफ पॉजिटिव किया है और पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को रोकने में कामयाब नहीं हुए। अपनी जो वो हरकतें जो है उससे वो बाज नहीं आ पा रहा है। अब जबकि उसकी हालत जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है, सोचिए उसका 80% जो जीडीपी का है वो केवल कर्जे में भी जा रहा है और 57% जो रेवेन्यू आ रहा है वो केवल कर्जा चुकाने में जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन उसकी है तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा? उसकी जीडीपी सोचिए माइनस में गई है 2023 के। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आईएमएफ के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। तो जब जिसकी बहुत हालत खस्ता है, निश्चित रूप से वो सोच रहा है कि मैं किसी प्रकार से मुझे पैसा मिले और किस प्रकार से मैं करूं। चाइना उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना के अपने फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, उनको वो अचीव करना चाहता है। सेंट्रल एशिया में उसको जाने के रास्ता वहीं से मिलने वाला है। तो ये सब जब तक कि हम इन पर ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे, और दो रास्ते अपनाने पड़ेंगे मेरी नजर में, जो मेरा अकल कहता है कि एक तो इन बच्चों को हम जो कि बरगलाया जा सकता है ग्रुप को, उसको टारगेट करें, उनको इन्वॉल्व करें हम क्रिएटिविटी में, कहीं उनका अवेयरनेस में। तो हालांकि बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड और ये छोटा काम नहीं, बहुत जो है विशाल स्तर पर करना पड़ेगा। और दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान जो एक्टिविटी हो रही है वो जो वहां से लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए। आईएसआईएस खुद भी परेशान है इस समय। आईएसआईएस में 3 बड़ी चुनौतियां चल रही हैं कि उनका खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चरमराया हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो अभी डेवलपमेंट हुए हैं और वहाँ का जो तालिबान है, दोनों तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान, दोनों जो है वो इस समय आईएसआईएस के खिलाफ इसमें है आइडियोलॉजिकली। तो उसको पैसे, आईएसआईएस को पैसे की दिक्कत है, राशन प्रॉब्लम है और रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उनको। तो आईएसआईएस परेशान है कि हम किस प्रकार से रिक्रूट करें। उसको रास्ता दिखा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही आसान तरीका है, वहां जाके कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा टारगेट क्या दिखता है? भारत में आसानी से बच्चे जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसको कैसे वो टारगेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन हम ये सोच के कि छोड़ दें तो गलत होगा। अब जहां तक ये बात रही कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर सकती हैं,
अगर हम बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि सोशल नेटवर्किंग पर क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे कि बुलियन एक रिसर्च होता है जो कि जितनी भी नेटवर्किंग है, ये सीआईए इसको यूज करता है कि जो भी कोई बात कर रहा है ईमेल्स में या कहीं कुछ कम्युनिकेशन में या चैट में, कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड है वो उनको चेज करते हैं चुपचाप से और गुप्त तरीके से, और वो देखते हैं कि कैसे वो उसमें कार्रवाई होगी और क्या होने वाला है। ठीक है। यानी कि आप फ्यूचरिस्टिक कदम को आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है, कहाँ पर वो घात करने वाले हैं, क्या हो तो सकता है और इस क्या प्रकार की किया। हमको सोच बदलनी पड़ेगी और एजेंसियों को हैंड शेक करना पड़ेगा, ताकि जो भी एक एक बूथ करके जो इकट्ठा होता है हम डॉट्स मिला के हाँ। और आगे लाइन बना सकते हैं। हाँ, जावेद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो टेलीग्राम में ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें 1200 1300 लोगों को ऐड किया गया है, क्या इनको लेकर क्या कार्रवाई होने को लेकर कोई उम्मीद है, और कैसे ये ग्रुप्स में लड़के जोड़े जा रहे हैं, किस तरह से इन्हें बरगलाया जा रहा है, क्या इन्हें लालच दिया जा रहा है, कैसे इस पूरे अल हिंद जो ऑपरेशन एक तरह से जो चलाया जा रहा है एसआई की तरफ से, किस तरह से ये ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग से, किस तरह के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए अनन्या, टेलीग्राफ डोम पर कुछ ग्रुप्स है जिसका नाम मैं सामने रखना चाहूँगा। लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप, काउंटर करेंट पोलराइजेशन पेट्रोल, डोम, दरगाह हिंदू रियल टेररिस्ट, ये वो ग्रुप है टेलीग्राफ पे जो हिंदू मुस्लिम को बरगलाने के लिए जो लड़के हैं उनको रेडिकलाइज करने के लिए, उनके ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरह के ग्रुप में, टेलीग्राफ के ग्रुप में वो लिंक शेयर किया जाता है। उसके बाद इस ग्रुप को डिलीट कर दिया जाता है जिससे कि कोई इसकी कोई आइडेंटिटी ना हो सके, लेकिन जो लिंक है वो हर जगह सर्कुलेट हो जाती है। अब कौन कौन लोग देख रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना अभी इनिशियली थोड़ी सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज, देश की जो खुफिया एजेंसी जो हमारे सोर्सेज हैं, या जो दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट सोर्सेज हैं, या एटीएस, उनकी अगर माने तो वो अब इस तरीके का जो सोशल मीडिया पे इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इस तरीके के लिंक जहां पर इस तरह के सर्वर्स को जैसे क्लिक करते तो वो एक पूरा आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि किस आईपी एड्रेस और कहां कहां पे इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा उमरा दरगाह, दीने हक, स्वात अल हिंद, यासिर अराफात हिंद, अली अल फला और तानिया अनन्यम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्रुप्स हैं इसमें अरबी, उर्दू और हिंदी, ये सब वर्ड्स अलग अलग कंटेंट रखे गए, क्योंकि कुछ लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं तो वो अरबिक में इसको समझें, कुछ लोग उर्दू में समझें, उसके बाद कुछ लोग हिंदी में और इंग्लिश में भी। बेसिकली इस ग्रुप्स में अलग अलग तरीके का, मतलब अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, आर्म्स ट्रेनिंग लेनी है जिहाद को लेकर, तो वो लिंक जो है वो आपको अलग शेयर किया जाएगा, उसके लिए ग्रुप अलग बने हुए हैं। उसके अलावा मुसलमान, हिंदू, किस तरीके से ये पूरे देश में मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर ज़्यादातर वीडियोज़ हैं, उसके लिए लिंक अलग बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, मतलब मुसलमान भड़कें और कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंडिया में दंगा या कुछ ऐसे आपसी क्लैश भी हो, उसके लिए ग्रुप अलग बनाया गया है। मतलब हर ग्रुप में अलग अलग लोग जोड़े गए हैं। लेकिन आईएसआई जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सिर्फ वहां से नहीं, उसके कई हैंडलर्स और स्लीपर्स हैं। फरद गौरी वो शख्स है, वो आतंकी है। मैं आपको बता दूं कि ये खास तौर से जो हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, मुस्लिम नौजवान हैं, उनको टारगेट करता है और अपने हैंडलर्स के जरिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नेटवर्क साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया के वो स्टेट जहां पर इसका जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से झारखंड मॉड्यूल सामने आया, उत्तर प्रदेश, तो इसके जो हैंडलर्स और स्लीपर्स जो इसके सेल हैं जो छुपे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक्टिव है। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और लगातार जो हमारी देश की एजेंसी है वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती रही है। और जिस तरीके से ये जो लिंक सामने आए हैं, इसको ज्यादातर लिंक को वेरीफाइड कर लिया गया है और जल्द इस पे जो है एक्शन होगी, क्योंकि देखिए देश से जुड़ा हुआ आंतरिक मामला है, तो कई जो ऑपरेशन है वो सीक्रेट रखा जाता है। और जो हमारी देश की एजेंसीज है, खुफिया एजेंसी या हमारी सेंट्रल एजेंसीज है, वो अपना काम जो लगातार कर रही है। और इस तरीके के जो लिंक आ रहे हैं जिसको डिलीट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं और जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी सेंट्रल एजेंसी की तरफ से इस पूरे मॉड्यूल को लेकर। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर डीके बानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजन कोचर, आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे और अब बात अलकायदा को लेकर करेंगे।